अमेरिका ईरान जंग के बीच पीएम मोदी भी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर मिशन मोड में हैं। पीएम मोदी ने पिछले 48 घंटे में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। साथ ही यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन से भी बात की। पीएम मोदी ने इसके अलावा बहरीन के किंग हमद बिन अल खलीफा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से बात की। इसके अलावा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी बात की है। बीती रात आबू धाबी से पहली फ्लाइट बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी। इस दौरान लोग काफी खुश नजर आए। एक यात्री ने बताया कि वो लोग आबू धाबी एयरपोर्ट पर फंसे थे, तब एहतियातन एयरवेज ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई थी उनके लिए होटल बुक किया गया था। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ईरान संघर्ष के चलते ईरानों में दिक्कतें आ रही थी। कई जगह पर एयरपोर्ट पर यात्री फंसे थे। दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की एक फ्लाइट देर रात मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी के बाद यात्रियों ने काफी राहत महसूस की है। एक यात्री ने बताया कि जब उन्हें जंग की बात पता चली तो वो डर गए थे। हालांकि अपने देश लौटकर सभी लोग काफी खुश हैं और सरकार का भी आभार जताया है। कतर में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके भारतीय समुदाय के लोगों से अपील की है। लोगों से कहा है कि वो कतर के अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल चैनल्स की खबरों और गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही ये भी कहा गया है कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि कतर का एयर स्पेस बंद है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो एयरपोर्ट पर ना जाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। ईरान ने यूएई को एक बार फिर से टारगेट किया है। ईरान ने दुबई में यूएस मिलिट्री ठिकाने पर शायद 136 ड्रोन से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने शायद 136 ड्रोन से दुबई में उस बिल्डिंग पर हमला किया जहां अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन के जरिए निशाना साधा था, जहां पर हमले के बाद आग लगने की खबर सामने आई थी। हालांकि रिपोर्ट्स में पता चला है कि एम्बेसी हमले के वक्त खाली थी। ईरान ने मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों को निशाने पर लेना शुरू किया है। खासकर खाड़ी देशों को ईरान का जवाबी हमला झेलना पड़ा है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है। इस हमले के बाद दूतावास और उसके आसपास धुएं का गुबार देखा गया। बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन से रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया गया। ईरान ने बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन से भी हमला किया। बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया है। पहले से अलर्ट यूएस नेवी ने कई ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है और हवा में मार गिराया है। ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत की खबर है। हमला उस वक्त हुआ जब मनामा शहर के मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे थे। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच कतर का बड़ा बयान सामने आया है। कतर ने ईरान के ज्यादातर हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। कतर की ओर से कहा गया है कि अब तक 101 में से 98 बैलिस्टिक मिसाइल को हमने मार गिराया। साथ ही 39 में से 24 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में जंग भीषण होती जा रही है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के लगातार अटैक होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर हमले का एक वीडियो शेयर किया है। अमेरिका ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरानी नेवी के फ्लोटिंग बेस मकरान की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक टैंकर बंदर अब्बास नेवी बेस के पास समुद्र में क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर ईरानी नौसेना के मकरान की है, जो कि बंदर अब्बास बेस पर तैनात रहता है। एक टैंकर के पहले की तस्वीर और भी डैमेज होने के बाद की तस्वीर, दोनों ही बता रही है कि किस तरह की तबाही हुई है। शिप से धुआं उठ रहा है और वो तबाह हो चुका है। कुवैत में एक अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट को उस वक्त स्थानीय लोगों ने घेर लिया जब उसका प्लेन साइट में क्रैश हो गया था। पायलट नीचे तो सुरक्षित उतर आया, लेकिन स्थानीय लोग उसे दुश्मन का पायलट समझकर मारने लगे। इस दौरान पायलट चिल्लाकर खुद को अमेरिकी बताया और लोगों से पीछे हटने की रिक्वेस्ट की। वीडियो में लोग पायलट को मारने के लिए तैयार दिख रहे थे। ईरान पर अमेरिका इजराइल की कार्रवाई के बीच न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर पर एक संदिग्ध पैकेट की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। लोकल लोगों ने न्यूयॉर्क पुलिस को बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसने संदिग्ध पैकेट की जांच शुरू की। संदिग्ध पैकेट की जांच के कारण इलाके में ट्रांजिट सर्विस प्रभावित रही। हालांकि संदिग्ध पैकेट के कारण खतरे की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर ने लिमिटेड डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए डियागो गार्सिया एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। हालांकि स्टारमर ने कहा है कि उनका देश अमेरिका और इजराइल के आक्रामक हमलों में शामिल नहीं होगा। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और साथ ही उन्होंने
युद्ध की जगह बातचीत की वकालत की है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने पर ब्रिटेन की देरी से नाराजगी जाहिर की है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने घातक बॉम्बर B-1 बम वर्षक विमान का एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि अमेरिकी B-1 बॉम्बर विमानों ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए ईरान के भीतरी इलाकों पर हमला किया है। इस हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जानकारी दी थी। अब इस सेंट्रल कमांड ने तस्वीरें शेयर करते हुए ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है और कहा है कि हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ गया है। पीएम मोदी और मां कानी के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें AI, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइब फेस्ट में कनाडा भागीदार बनेगा। पीएम मोदी और मां कानी CEO फोरम में इसकी घोषणा की है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। 5 मार्च को नॉमिनेशन फाइनल किया जाएगा। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे देश का संविधान गंभीर खतरे में है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों को वोटिंग का अधिकार छीनने की कसम खाई है। चुनाव आयोग जानबूझकर वैध मतदाताओं का नाम काट रहा है। ममता ने इसे संवैधानिक हक पर खुला प्रहार बताया है। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में दोल पूर्णिमा का भव्य उत्सव किया गया है। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। भक्तों के लिए यह दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ सीधे मिलन का अवसर होता है। डोले में विराजमान भगवान के साथ भक्तों के साथ जमकर होली खेलते हैं। भगवान के रथ के साथ दूर दूर तक भक्तों की भीड़ अबीर, गुलाल, रंग और फूलों से होली खेलते नजर आए। पूरे देश में होली का खुमार छाया हुआ है। कल होलिका दहन का पूर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग शहरों से होलिका दहन की अलग अलग तस्वीरें सामने मिली हैं। कहीं लोग झूमते गाते नजर आए तो कहीं पर ढोल मंजीरे की थाप सुनाई दी। विशेष संयोग के बीच लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। साल का पहला चंद्रग्रहण आज दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम को 6:46 तक रहेगा। इसके चलते देश में सूतक काल सुबह 6:20 से ही लगा हुआ है। चंद्रग्रहण के 9 घंटे के पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। इस कारण सुबह से ही अधिकांश मंदिरों के कपाट बंद हैं। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट रहेगी। आज की चंद्रग्रहण पूर्व भारत के हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसके आंशिक रूप से देखने की बात हो रही है।